नमस्कार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है ऑल इंडिया रेडियो का FM गोल्ड चैनल और प्रोग्राम है आप सबों का फेवरेट अभ्यास। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हमारे स्टूडियस परीक्षार्थी लिसनर्स भेजते हैं अपने सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर और वो ईमेल भी हमें करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर और उन्हीं सवालों को हमारे एक्सपर्ट रिप्लाई करते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। और आज हम फिर हाजिर हैं और सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी और जैसे ह्यूमन साइंस भी कहते हैं। और इस विषय के एक्सपर्ट हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एंथ्रोपोलॉजी विषय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता रेड्डी। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आज का ये प्रोग्राम बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि सवाल लिस्टर्स ने भेजे हैं वो इसी विषय पर हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें उम्मीद होती है कि आप उन्हें कुछ एक्स्ट्रा भी बताएं जो उन्हें जब वो एग्जाम्स देते हैं तो थोड़ा हेल्प करे, थोड़ा सपोर्ट करे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट से। तो आइए पहले सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट, फिर मुखातिब होंगे अपने दोस्तों से। किसी चट्टान या जीवाश्म की आयु को स्थापित करने के लिए शोधकर्ता किसी प्रकार की घड़ी का उपयोग उसके बनने की तारीख को निर्धारित करने के लिए करते हैं। रेडियोकार्बन के गुणों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ युक्त किसी वस्तु की आयु निर्धारित करने की एक विधि कार्बन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियोकार्बन डेटिंग कहलाता है। ये एक ऐसी विधि है जो जीवित जीवों से उत्पन्न कार्बन आधारित सामग्रियों के लिए वस्तुनिष्ठ आयु अनुमान प्रदान करती है। जीवाश्म रिकॉर्ड विकासवाद की समझ के लिए मौलिक है। भूवैज्ञानिक आमतौर पर प्राचीन घटनाओं की विश्वसनीय घड़ियों के रूप में पोटाशियम और कार्बन जैसे कुछ तत्वों के प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय के आधार पर रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधियों का उपयोग करते हैं। सभी जीवित चीजें प्राकृतिक रेडियोधर्मी कार्बन 14 की एक निश्चित मात्रा सहित वातावरण और उसके आसपास के खाद्य स्रोतों से कार्बन को अवशोषित करती हैं। जब पौधे या जानवर मर जाते हैं तो वे अवशोषित करना बंद कर देते हैं, लेकिन उनके द्वारा जमा किया गया रेडियोधर्मी कार्बन क्षय होता रहता है। ये कुछ हजार वर्षों के भीतर सटीक होना जारी है। आधुनिक अत्यंत सटीक तरीकों के साथ त्रुटि पार अक्सर केवल 1% होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के सख्त नियम जीवाश्म डेटिंग की सटीकता सुनिश्चित करते हैं। उन्नत तकनीक ने कई मामलों में रेडियोकार्बन डेटिंग को कुछ ही दशकों में सटीक होने दिया है। कार्बन डेटिंग का उपयोग अब लगभग हर उस पुरानी चीज के लिए किया जाता है जिसकी उम्र लोग जानना चाहते हैं। इसे तथ्य के रूप में लिया जाता है और पिछली सभ्यताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सबूत के रूप में उपयोग किया जाता है। जब तक कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं, रेडियोकार्बन डेटिंग एक सार्वभौमिक डेटिंग तकनीक है जिसे दुनिया में कहीं भी लागू किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनर सेगमेंट। और मैम, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू समथिंग कि ये जो कार्बन डेटिंग है ना, प्लीज टेल अस हाउ ओल्ड अ फॉसिल इज, हाउ डू वी गेट टू नो? As we are all discussing about anthropology, and it's a very broad discipline, we have many specializations. When you look at the biological anthropology and physical anthropology, we try to understand the history of human beings, and that's where the carbon dating comes in. Okay. So the most common method in archaeology for dating organic materials up to 50,000 years old is carbon dating. It is based on the idea that carbon-14 isotopes radiatively decaying over thousands of years. Okay. And scientists have learned through physics that the pace at which radioactive compounds degrade depends on the atomic number and mass of the constituent atoms. The ratio of radioactive isotopes to the estimated initial concentration of these isotopes at the moment of the organism's death can be used to calculate the approximate age of the decaying material, that's fossil. So these are the type of techniques which are used in knowing the history of human beings and also the history of the Earth's surface. Okay, so that's how you get to know that how carbon dating tells us how old the fossil is, Yes, right? yes. And now over to our listeners now. तो हम उसी ओर रुख करते हैं अपने listeners के भेजे सवालों की ओर। तो हमारा जो पहला सवाल है वो प्रिया ने भेजा है गुजरात से और सवाल है, समकालीन भारत में एंथ्रोपोलॉजी की क्या भूमिका है?
एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है जी। एंड एज आई सेड इट्स वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट. इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं. एंथ्रोपोलॉजी एज अ साइंस ऑफ मैन, in fact human beings, focuses on studying all the aspects in different time and space. There is a wide range of role of anthropology in contemporary India, such as it aims to solve human problems, which is also called as applied and action anthropology. Okay. To study different cultures and societies, especially to understand the diversities and the cultural richness of each community. To study human variations and evolution. And when you look at variation and evolution, along with the concepts of cultural relativism and ethnocentrism, you then get more humanistic. You understand the diversities of the subjects and people. Thereby, you become more tolerant and patient towards other cultures and communities. Thereby, you basically try to reduce your biasness. And then the cultural relativism concept helps you to appreciate other cultures in their own sense, and thereby you don't discriminate and evaluate or judge. I can give an example, the role of sociocultural anthropology to study different cultures and societies, which helps in the development of formulating policies also. Moreover, anthropologists nowadays are working on significant contemporary issues like anthropology of business, anthropology of health and public health, disaster management, in fact, brand anthropology, design anthropology. There are many subjects where anthropologists are getting trained, and they are working in very many interesting areas, applying anthropological philosophy, knowledge, methods, and concepts. हाँ, जैसा कि आपने बताया कि इसके बहुत सारे डाइवर्सिफाइड ब्रांचेस हैं, तो उसी में मुझे ऐसा लगता है कि ये अगला सवाल है बैंगलोर से कुलक्षा का. What is psychological anthropology? So as we can see, all these subjects are social science subjects. We have social science subjects like psychology, history, economics, political science. All these subjects are, again, when you look at broadly in anthropology, they are the sub-branches of anthropology, because anthropology is an interdisciplinary subfield of anthropology. और जैसे मैंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारे सब डिसिप्लिन्स सोशल साइंसेस के, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सभी जो है सब ब्रांचेस बन जाते हैं एंथ्रोपोलॉजी में. और इनका जो रिलेशनशिप है बोथ पर्सनल एंड सोशो कल्चरल फिनोमिनन, क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट आप एक इंडिविजुअल का बिहेवियर और इंडिविजुअल का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, बट एंथ्रोपोलॉजिकल एंड स्पेशली साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आप उनके कल्चर को भी देखते हुए उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं. इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी है फॉर इंडिविजुअल्स, क्योंकि वो कल्चर से इमिनेट होता है, उनके एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, उनके बिलीव्स एंड कॉन्शियस गोल्स, unconscious desires, conceptual structures, gender, sexuality, trauma, mental illness, stigmatization, ये सारी ही चीज़ें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हम कल्चर से रिलेट करके देखते हैं वो साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के सब ब्रांच में पढ़ा जा सकता है. चलिए, सब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो देखिए, पुनीत है रायपुर से. हेलो मैम, मैं पुनीत रायपुर से, और मेरा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स में कोई फ़र्क है? जी पुनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं. इकोनॉमिक्स जो मेन डिसिप्लिन है, बट इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो है सब डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. इसमें इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, मीनिंग एंड यूज़ ऑफ बोथ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड इमटेरियल सर्विसेज दोनों को ही दिखता है. क्योंकि अगर आप देखें इकोनॉमिक्स में इमटेरियल सर्विसेज को शायद ना देख पाएँ, बट एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू आप उन इश्यूज़ को ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. और अगर आप कोई भी ट्राइब्स के संदर्भ में देखें, उनके जो हाट होता है, जैसे संडे का हाट होता है जहाँ सब लोग बाज़ार लगता है, तो आप उनके एक्सचेंज को देखिए तो वो बहुत पर्टिकुलर नहीं होते हैं कि उन्हें बहुत पैसा कमाना है.
वो आपस में एक्सचेंज में बिलीव करते Barter हैं system, जी somewhat बिल्कुल, like that. और सोशल कनेक्शंस और इंटर रिलेशनशिप पे ज़्यादा उसके लिए बिलीव रहता करते है। जी, हैं, और वो बिल्कुल सही सभी कहा। एक साथ बैठ के उनके बिजनेस के साथ साथ उनका आपस में बातचीत interactions, जी हाँ। वो सारा कुछ उनके साथ चलता है। और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में हमारा फोकस ज़्यादातर अब तक जो एंथ्रोपोलॉजी में रहा है वो ट्राइब्स को लेकर रहा है। अच्छा। तो स्मॉलर कम्युनिटीज़ में उनका एक्सचेंज क्या है, उनके मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो कैसे मार्केट करते हैं, बार्टर करते हैं, इन सभी पे। वेर एज इकोनॉमिक्स फिर इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ के लिए। हाउएवर एंथ्रोपोलॉजी में अभी भी लोग बहुत सारे फील्ड्स बाहर भी स्टडी कर रहे हैं, ट्राइब्स के अलावा भी मेन लैंड इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ को भी स्टडी कर रहे हैं। और ये जो अगला सवाल है वो नीतीश सिंह का है, और वो हमें पूछते हैं, क्या आप हमें लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी भी अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, सब ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन है, जिसमें आप रोल ऑफ लैंग्वेज इन सोशल लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ स्टडी कर रहे हैं कि लैंग्वेज कहाँ से शुरुआत हुई, उस लैंग्वेज को कैसे डाइवर्सिफाई हुआ है, और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में क्या आपस में क्या डिफरेंसेस है, और स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ लैंग्वेज क्या है, और लैंग्वेज किस तरह से सीखा जाता है और किस तरह से आगे उसको बढ़ाया जाता है। लैंग्वेज जो है सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और आइडियाज़ और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को लैंग्वेज में किस तरह से देखा गया है। इनफैक्ट जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये भी स्टडी कर रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारी भाषाएं हैं वो लुप्त हो रही हैं, और उसमें स्पेशली ट्राइब्स पे, क्योंकि ट्राइब्स का माइग्रेशन हो रहा है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस भाषा को बोल पा रहे हैं। ग्रेट अंडमानीज का लैंग्वेज ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो ख़त्म हो रही हैं, तो उनको हमें डॉक्यूमेंट करना और वापस रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। और ये सवाल है पूजा का पालमपुर से। वो पूछती हैं, समाज शास्त्र और सामाजिक निर्विज्ञान को अलग करने वाली दो मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सिमिलैरिटी है सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। जी, अगर एंथ्रोपोलॉजी एज अ ब्रॉड सब्जेक्ट देखें जिसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक इन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी ही है, लिखा है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। हालांकि सोशियोलॉजी में हम सोशल रिलेशंस को स्टडी करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं, जबकि एंथ्रोपोलॉजी में है हम इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा महत्व देते हैं। और इंडिविजुअल, जैसे हम, मेरा एरिया है हेल्थ, हम इंडिविजुअल के पेन और सफरिंग हेल्थ में जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और एट द सेम टाइम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स, हेल्थ सिस्टम्स, इन सब की भी स्टडी करते हैं। वेराज सोशियोलॉजी वाले ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इंस्टीट्यूशन को पढ़ने में। जैसे एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स है, उसको एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन भी स्टडी कर सकते हैं। तो इट्स मच मोर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल रिलेशनशिप, वेराज एंथ्रोपोलॉजी लुक्स इनटू इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस through narratives and through detailed understanding. ओके। और ऐसा लगता है जैसे कि ये सवालों का सिलसिला भी और चलेगा, लेकिन एक हम छोटा सा विराम लेंगे और एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। ये हमारी परंपरा है कि हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें कोई एक ऐसा गाना बताएं जो हम अपने श्रोताओं को सुनाएं। तो आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर सुनीता रेड्डी, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो अपनी पसंद का एक गीत अपने श्रोताओं को सुनाएं। गाना है जो हमारे स्कूल के प्रेयर में होता था। हाँ हाँ, वो बहुत ही सुंदर गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम। क्या बात, सुनवाते हैं अपने दोस्तों को। जी। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर।
रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम, नीति पर चली और बदी से चली, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और एक नए एनर्जी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इस गीत ने डेफिनेटली आपको भी मोटिवेट किया होगा। कार्यक्रम है अभ्यास, और हमारी आज के मेहमान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता रेड्डी। और अब सवालों का सिलसिला, क्योंकि हमारे श्रोता इंतज़ार करते हैं कि हम उनके सवालों को लें। तो ये जो अगला सवाल है वो है, मेरा नाम शोएब है और मैं पुणे से हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या आप हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी के बीच संबंधों के विवादों की पहचान बता सकते हैं? जहाँ तक मेरी समझ है इसमें कंट्रोवर्सी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हालांकि मैं जब स्कूल में थी तो मुझे नाम याद होते थे ना, डेट्स याद होते, सबसे कठिन और बहुत ही मुश्किल लगता था। बट एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री को अगर हम देखें तो एंथ्रोपोलॉजी डील्स विथ मैन हु इज़ नॉट मियरली अ पार्ट ऑफ नेचर but also a dynamic creature in terms of biology and social factors. So as a result, it is a theoretical issue to identify whether anthropology belongs to the fold of science or social science or humanities. The discipline of history is chiefly concerned with the events, whereas anthropology is interested in study of human in different time and space. History में हम events को देखते हैं chronologically, और हम anthropology में human beings के events के अलावा वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में, कौन से सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में और स्पेस के हिसाब से उनका कैसे रहन सहन और किस तरह से, तो हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी भी एक सब डिसिप्लिन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज़ मोर पर्टिकुलरली इंडेटेड टू हिस्ट्री, एज अर्लियर स्कॉलर्स लाइक ऑगस्ट कॉम्ट, Herbert Spencer, Emile Durkheim, and Max Weber study social phenomenon by drawing facts from history. तो बहुत सारे जो क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हिस्ट्री से ही बहुत कुछ समझ के जी एंथ्रोपोलॉजी में लिखा गया है। तो शोएब को उनका मिल गया जवाब। और अगला सवाल है रोहिणी राजस्थान से। मैं रोहिणी राजस्थान के खेतड़ी से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है कि एंथ्रोपोलॉजी मानवता की सेवा में कैसे सहायक होती है या कैसे मदद करती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें अगर हम ये सब्जेक्ट, हालांकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जाता है, इसकी ज़रूरत ये है कि हमें इसको हर कॉलेज में, यहाँ तक हाई स्कूल तक ले जाना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक होलिस्टिक सब्जेक्ट है जो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हर तरह से समझ बनाता है। और इसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में भी हम बात करते हैं। इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज, थ्योरी, मेथड्स, रिसर्च फाइंडिंग्स, ये सब ह्यूमन सोशल प्रॉब्लम्स को ही नहीं बट इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशंस देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं ह्यूमन डाइवर्सिटी को। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा है, इतने ही जेनोसाइड्स हुए हैं और इतने ही आज भी टॉलरेंस नहीं है एक दूसरे कल्चर के लिए, एक दूसरे रिलीजन के लिए। वहाँ एंथ्रोपोलॉजी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी, क्योंकि दीज आर ह्यूमन वेरिएशंस। अगर आप रेसेस की बात करें तो दे आर ह्यूमन वेरिएशंस, बट रेसिज्म, कास्टिज्म, इन सब जो इज़म्स हैं उनसे हमें दूर रहना है, क्योंकि वो आपस में भाईचारा की जगह दुश्मनी पैदा करता है। और एंथ्रोपोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो इन सब से हमें दूर रखता है और एक दूसरे कल्चर्स को अप्रिशिएट भी करते हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं। अगला सवाल है ऋषिता मेहरा का, जो कि जयपुर राजस्थान से पूछ रही हैं। क्या सोशल एंथ्रोपोलॉजी और इतिहास के बीच कोई संबंध है? हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी संबंध है, और जैसे कई क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेके भी एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्टिंग किताबें भी लिखी हैं। और बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं पॉलिटिक्स को लेके, रिलीजन को लेके, एक युग में क्या था और क्या हुआ है उसके कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में समझने के प्रयास करते हैं। और ये इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल हेमा भंडारी ने पूछा है नैनीताल से, और उनका सवाल है कि हाय मैम, माय नेम इज़ हेमा भंडारी एंड आई एम फ्रॉम नैनीताल।
My question for you is, what are the different career opportunities in anthropology? Thank you. ये सब्जेक्ट जो है इवॉल्व तो बहुत पहले से हुआ है, लेकिन पॉपुलराइज नहीं कर पाए हैं हम इंडिया में। अगर हम देखें तो एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स एकेडमिक्स में तो है ही हैं, उसके अलावा सिविल सर्विसेज के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि ये कई सारे सिविल सर्वेंट्स हमारे एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ के बिल्कुल क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और दूसरा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, क्योंकि म्यूज़ियम्स कैसे सेट करना है, तो ये आप कल्चर से वाकिफ़ हैं और कल्चर के बहुत सारे मटेरियल कल्चर को लेके आप जानकार हैं, तो उसको कैसे हम म्यूज़ियम्स में डेवलप कर सकते हैं। चाइना में और दूसरे कंट्रीज़ में एंथ्रोपोलॉजी ऑफ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि हमें ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन चॉइसेस और ह्यूमन क्या चाहते हैं उनके एवरीडे लाइफ के लिए, तो अगर वो आप मार्केट सर्वे करें एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो आप और भी इंसाइट्स दे सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च में भी और बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में। वैसे ही बहुत सारे कैरियर्स हैं, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया है, हर स्टेट में। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ऑलमोस्ट मेनी ब्रांचेस जहां आप कैरियर्स चूज़ कर सकते हैं। पॉपुलेशन एंथ्रोपोलॉजी है, मास मीडिया है जिसमें आप एंथ्रोपोलॉजी करके आप एंथ्रोपोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। फिल्म मेकिंग है, और इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट सेक्टर, NGOs, इन सभी एरियाज़ में आप करियर बना सकते हैं। तो बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। अगला सेगमेंट फैक्ट फाइल के पहले हम आपको ये बता दें कि अभ्यास प्रोग्राम में आपका पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है और हमें इंतज़ार रहता है। व्हाट्सएप नंबर 9289409444 पर आपके भेजे सवालों का। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो abhyas.airnews@gmail.com पर अपने सवाल भेज दें। और अब आपका मच अवेटेड सेगमेंट फैक्ट फाइल। 5G सेल्यूलर प्रौद्योगिकी की 5वीं पीढ़ी है। इसे गति बढ़ाने, विलंबता को कम करने और वायरलेस सेवाओं के लचीलेपन में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। 5G OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पर आधारित है, जो हस्तक्षेप को कम करने के लिए कई अलग अलग चैनलों में डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट करने की एक विधि है। 5G व्यापक बैंडविड्थ तकनीकों का भी उपयोग करता है, जैसे कि सब 6 गीगाहर्ट्ज और MM वेव। मिलीमीटर वेव 30 गीगाहर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज के बीच के रेडियो स्पेक्ट्रम का बैंड है, जिसका उपयोग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एक्सेस के लिए किया जा सकता है। 5G MM वेव एक क्रांतिकारी सेलुलर तकनीक है, जो 24 गीगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति बैंड में उपलब्ध विशाल बैंडविड्थ और क्षमता तक पहुंच प्रदान करती है। 5G मशीन लर्निंग सक्षम ऑटोमेशन के माध्यम से डिजिटल अनुभवों को बढ़ाता है। 1 सेकंड के अंशों के भीतर प्रतिक्रिया समय की मांग, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए ML के साथ ऑटोमेशन को सूचीबद्ध करने के लिए 5G नेटवर्क की आवश्यकता होती है। और अंततः डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यातायात और सेवाओं का स्वचालित प्रावधान और सक्रिय प्रबंधन बुनियादी ढांचे की लागत को कम करेगा और जुड़ाव का अनुभव बढ़ाएगा। 5G आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर परिभाषित प्लेटफॉर्म है, जिसमें नेटवर्किंग कार्यक्षमता को हार्डवेयर के बजाय सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिबंधित किया जाता है। वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड आधारित तकनीकों और IT और बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में प्रगति 5G आर्किटेक्चर को चुस्त और लचीला बनाने और किसी भी समय कहीं भी उपयोगकर्ता को पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाती है। 5G नेटवर्क सॉफ्टवेयर परिभाषित उप नेटवर्क संरचनाएं बना सकते हैं, जिन्हें नेटवर्क स्लाइस के रूप में जाना जाता है। ये स्लाइस नेटवर्क प्रशासकों को उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के आधार पर नेटवर्क कार्यक्षमता को निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। 5G प्रौद्योगिकियां स्मार्ट घरों और इमारतों, स्मार्ट शहरों, 3D वीडियो, क्लाउड में काम करने और खेलने, दूरस्थ चिकित्सा सेवाओं, आभासी और संवर्धित वास्तविकता और औद्योगिक स्वचालन के लिए बड़े पैमाने पर मशीन टू मशीन संचार जैसे अनुप्रयोगों का समर्थन करती है। 5G दुनिया में अब तक देखी गई सबसे तेज, सबसे मजबूत प्रौद्योगिकियों में से एक है। इसका मतलब है कि तेजी से डाउनलोड,
बहुत कम अंतराल और हम कैसे रहते हैं, काम करते हैं और खेलते हैं, इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। और अब आपके लिए यानी कि परीक्षार्थियों के लिए उनके एग्जाम्स की जानकारी आइए लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग 4 सितंबर को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नौसेना अकादमी (NA) परीक्षा आयोजित करेगा। यूपीएससी संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा द्वितीय परीक्षा 4 सितंबर को आयोजित की जाएगी। नाबार्ड ग्रेड A भर्ती परीक्षा 7 सितंबर को आयोजित की जाएगी। थैंक यू राजश्री। और अब हम गुजारिश करेंगे अपनी आज की मेहमान से कि वो हमारे लिसनर्स से जो एग्जामिनेशन में पूरी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, एनग्रॉस्ड हैं, उनसे आप एक ऐसा सवाल पूछें जो वो आपको जवाब दें राइट टाइम पर, क्योंकि ऐसा करने पे उन्हें मिलेगा एक ई-सर्टिफिकेट। तो आपका सवाल क्या है? As an anthropologist, I am interested to know how you look at culture. What is culture according to you? तो ये बहुत ही सिंपल, आसान, एट द सेम टाइम वेरी रेलेवेंट। जल्द से जल्द हमें इस सवाल का जवाब दें। पिछले अंक में जो विजेता हैं उनका नाम है एकलव्य, तो आपको बहुत बहुत मुबारक। और आप अपने फीडबैक भी हमें ज़रूर भेजें, अवगत कराएं, और इस कार्यक्रम का विषय या इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मालूम है। तो इसके बाद अब हम अपनी मेहमान यानी हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं उनका यहाँ आने का, इतना वैल्यूबल टाइम स्पेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। अब हमारा वक्त यहीं पे समाप्त होता है। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय हम आपसे फिर मिलेंगे। तो चलते चलते हम आपको ये बता दें कि हमारा अगला विषय होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और आपको सवाल भेजना है 31 अगस्त से पहले। तो इसके साथ ही मुझे यानी विनीता को दें इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।